हे एवरीवन, वेलकम टू अनुशाला's समरी सीरीज। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से ख़त्म करें, ठीक है, ताकि कम समय में आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। हालांकि आप चाहें तो इसके नोट्स आपको मिल सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका जो PDF है वो भेज दूँगी, ठीक है। चलो, रशियन रेवोल्यूशन की जो स्टोरी है ये पैरेलली दो चीज़ों को लेकर चलती है। एक तरफ आइडियोलॉजीज चल रही है और दूसरी तरफ कहानी चल रही है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी से अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि तीन तरीके के लोग यहाँ पर रह रहे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स का क्या सोचना था कि इनको चेंज चाहिए लेकिन लीगल तरीके से, रेडिकल्स को चाहिए सडन चेंज, और कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जिनको इनिशियली चेंज चाहिए ही नहीं होता, ग्रेजुअली उनको समझ में आता है कि हाँ भाई चेंज जो है वो इनेविटेबल है, होगा ही सही, तो वो जो बोलते हैं कि भाई चेंज जो है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको पास्ट की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पास्ट को डिसरिस्पेक्ट करके आप चेंज नहीं ला सकते। लिबरल्स चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट कर सके, ठीक है। उनको एक ऐसी डायनेस्टिक पावर, ऐसा मोनार्क नहीं चाहिए था जिसके पास अनकंट्रोल्ड पावर हो, ठीक है, कोई भी उसके पावर को रोकने वाला ना हो। प्लस दे वांटेड इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड दे वांटेड वोटिंग राइट बट ओनली फॉर प्रॉपर्टीड मैन, ठीक है। इनको सबके लिए वोटिंग राइट नहीं चाहिए थे, तो ये डेमोक्रेट्स तो नहीं थे, ठीक है। अगर रेडिकल्स की बात करते हैं तो इनको लैंड ओनर्स के पास, या जो बिग लैंड ओनर्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनके प्रिविलेजेस से ये थोड़ा सा चिढ़ते थे, उनका अपोज करते थे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि किसी के भी हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, राइट। इलेक्टेड पार्लियामेंट ये भी चाहते थे, और साथ में इन्होंने विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट्स जो थे उनको भी सपोर्ट किया था, ठीक है। इनका कहना ये था कि भाई वोटिंग राइट है तो सबको मिलना चाहिए इंक्लूडिंग विमेन, राइट। चलो, अब रशिया बेसिकली कैसी सोसाइटी थी? एग्रेरियन, मतलब यहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता था, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही थी। बट इंडस्ट्रीज शुरू तो हुई कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। कैसी प्रॉब्लम्स थी? वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत गंदी थी, और साथ में वेजेस तो हैं वो बहुत ही कम मिलती थी वर्कर्स को, ठीक है। तो वर्कर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनते चले जा रहा था। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये असल में चाहते थे कि इंडस्ट्रीज़ में सुधार लाया जाए, ठीक है, और साथ में लोगों की वर्किंग कंडीशंस, वर्कर की जो वर्किंग कंडीशंस है उनको भी सुधारा जाए, ठीक है। ऐसे ही कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स में एक लीडर थे मजीनी, ठीक है, जिसद मजीनी, इनका नाम आपने सुना होगा, राइट। और साथ में ये कंजर्वेटिव रिजाइन जो 1815 के बाद पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा अच्छे से फैल गया था। 1815 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारा था और दोबारा से मोनार्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, राइट। सोशलिज्म क्या था? इसका आइडिया कैसे आया? सोशलिज्म का मतलब है कि भाई सारे लोगों के बीच में रिसोर्सेज जो है वो बराबर बांटे जाए, ठीक है। किसी भी कंट्री की वेल्थ जो है वो बिना लोगों के कंट्रीब्यूशन के कमाई नहीं जा सकती, तो जब वेल्थ आती है तो उनका भी रिसोर्सेज के साथ साथ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ये मानते थे, जो सोशलिस्ट लोग थे वो ये मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी सोशलिस्ट की मेन वजह है, रूट कॉज है। अब यहाँ पर कुछ लोग सोशलिस्ट मिलेंगे आपको जिन्होंने सोशलिज्म को एक्चुअली धीरे धीरे करके डेवलप किया, ठीक है, उसके बारे में थ्योरीज दी। रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, फ्रेडरिक एंजल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भैया जो अल्टीमेटली सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए? कम्युनिस्ट होनी चाहिए। कम्युनिज्म क्या है? सोशलिज्म जब बेस्ट फॉर्म पर आ जाएगा, अपनी पीक पर होगा सोशलिज्म, तब वो कम्युनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये चाहते थे कि कंट्री जो है या जो समाज है वो कैसी बने? कम्युनिस्ट बने, ठीक है। और कम्युनिस्ट बनने का रास्ता सोशलिस्ट से होकर जाता था। सोशलिस्ट लोग जो थे धीरे धीरे करके इनको पॉपुलैरिटी मिली, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करी। हालांकि पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनाना इलीगल था, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, बट कभी भी एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। 1914 में, एक समय तक 1914 में अगर हम बात करें तो ज़ार निकोलस II नाम का राजा रशिया पर रूल करता था। रशिया एक्चुअली पहले इट वॉज USSR, ठीक है, जब वो डिसइंटीग्रेट अलग अलग कंट्रीज़ में नहीं हुआ था। सोसाइटी कैसी थी? ज़ार निकोलस II के समय एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही थी धीरे धीरे। वर्कर्स में हायरार्की थी। वर्कर्स में हायरार्की मतलब लेवल्स थे। कुछ वर्कर्स अपने आप को बाकी वर्कर्स से सुपीरियर मानते थे, ठीक है। वो कौन थे जो अपने आप को सुपीरियर मानते थे? देवर मेटल वर्कर्स, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि हम बाकी वर्कर से ज़्यादा सुपीरियर हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि इनका ये जो हायरार्की थी या इनके बीच में जो डिवीज़न था वो इतना गहरा था कि कोई एक दूसरे के लिए प्रोटेस्ट करने ना आए, ठीक है, ऐसा नहीं था। जब भी कोई बहुत मुसीबत की बात होती थी तो ये सारे वर्कर्स मिलकर काम करते थे।
ठीक है। पीजेंट्स जो थे वो नोबल्स को हेट करते थे। नोबल्स को क्यों हेट कर रहे थे? नोबल्स कौन थे? जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, बिग लैंड ओनर्स जो थे उनको नोबल्स कहा गया। क्यों हेट करते थे? इसीलिए क्योंकि इनकी जो पावर है वो ज़ार उनको देता है, ठीक है। इन नोबल्स कॉमन पीजेंट्स के लिए कभी भी कुछ नहीं करते थे, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा पावरफुल थे क्योंकि ज़ार से पावर मिलती थी उनको, राइट। तो कॉमन मासेस ज़ार को तो हेट करते ही करते थे, साथ में वो नोबल्स को भी हेट करते थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रशिया के पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टिव फार्मिंग करते थे, ये सारे अपनी अपनी ज़मीन को एक साथ इकट्ठा करते थे, ठीक है। इकट्ठा पैसा लगाकर इनपुट्स खरीदते थे और फिर उससे ही पूरे ज़मीन पर खेती करके जो प्रॉफिट आता था उसको आपस में डिवाइड कर लेते थे, राइट। तो दे वर ऑलरेडी डूइंग कलेक्टिव फार्मिंग, तो इसलिए इनको नेचुरल सोशलिस्ट कहा गया। पॉलिटिकल स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके दो पार्टीज इमर्ज हो गई। एक एग्रीकल्चर मतलब बेसिकली एक में फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, और एक में वर्कर्स ज़्यादा थे, ठीक है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ईयर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या ये हुई कि इन दोनों के बीच में ही कन्फ्लिक्ट्स जल्दी जल्दी होने लग गए। ऐसे में एक व्यक्ति उभरता है जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, राइट। अब यहाँ पर जो पार्टी है उसके दो हिस्से हो गए, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स, राइट। क्यों हो गए? क्योंकि भाई इसमें जो लेनिन था, असल में ये व्लादिमीर लेनिन कौन थे? ये भी सोशलिस्ट थे। ये कार्ल मार्क्स के एक तरीके से हम कहेंगे डिसाइपल थे, फॉलोअर थे, ठीक है। इनका बस एक एम होता था कि भाई अगर कार्ल मार्क्स ने कुछ कह दिया है तो हम उसको सच साबित करके दिखाएंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला कि सोशलिज्म आएगा और फिर वो कम्युनिज्म में चेंज हो जाएगा। तो लेनिन ने पूरी ताकत लगा दी ये प्रूफ करने में कि सोशलिज्म सही है और रशिया में सोशलिज्म आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कम्युनिज्म में चेंज होगा। तो व्लादिमीर लेनिन का ऐसा कहना था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि भीड़ बढ़ जाए, बट जितने भी कम लोग हों, जितने भी लोग हों, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ को होल्ड करते हो। वहीं पर मेंशेविक्स का ऐसा मानना था कि नहीं, पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। इसी बेसिस पर दो हिस्से हो गए, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के, राइट। चलो 1904 में क्या हुआ भाई? वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट को लीड किसने किया? फादर गैपो ने, राइट। क्यों वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? उनकी कुछ डिमांड्स थी, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाएं, उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाएं और साथ में उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सुधर जाएं, ठीक है। थोड़ी अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको दी जाए। इसमें 100 लोग मर गए और 300 लोगों को चोट पहुंची, इंजर्ड हो गए, ठीक है। और इसको नाम दिया गया ब्लडी संडे या रेवोल्यूशन ऑफ 1905, ठीक है। ब्लडी संडे क्यों बोला? क्योंकि संडे का दिन था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की डेथ और उनकी इंजरीज के कारण इसको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना गया, ठीक है। लगभग अगर हम देखें तो इसको पहला इवेंट माना गया एज ए रिवॉल्ट। जब ब्लडी संडे हुआ तो इसको देखकर रशिया के बाकी लोगों को भी काफ़ी गुस्सा है। दूसरे प्रोफेशंस के जो लोग थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो थे, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए, ठीक है। और जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो ज़ार जो है वो प्रेशराइज हो गया अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट या एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और ये पार्लियामेंट जो यहाँ पर बनी उसका नाम था ड्यूमा, ठीक है। पार्लियामेंट बनी मतलब एक इलेक्टेड एक बॉडी बनी जिसका नाम ड्यूमा था, और किंग ने उसको डिसमिस कर दिया थोड़े दिनों के बाद, 1-2 महीने चलाया और डिसमिस कर दिया। फिर उसने बनाई सेकेंड ड्यूमा और फिर उसने उसको भी डिसमिस कर दिया। फिर उसने बनाई थर्ड ड्यूमा और थर्ड ड्यूमा में उसने सिर्फ अपने ही लोगों को बिठाया। उसके लोग कौन थे? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे? वही जो लोग चेंज नहीं चाहते थे या चाहते भी थे तो बहुत धीरे धीरे, ठीक है, पास्ट की रिस्पेक्ट करते हुए। तो जब ये थर्ड ड्यूमा बनी, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ज़ार क्या करना चाह रहा था? लोगों को चॉकलेट देना चाह रहा था कि जैसे आप किसी बड़ी चीज़ की जिद करेंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको मान लो मोबाइल फ़ोन या बाइक या कोई भी चीज़ नहीं दिला रहे हैं तो वो छोटी छोटी ख्वाहिश आपकी पूरी कर देंगे ताकि आप शांत रहो, ठीक है। तो यहीं पर ये कौन कर रहा था? ज़ार। थर्ड ड्यूमा बनी और ज़ार का मोटिव जो है वो पूरा हो गया कि उसके खुद के लोग अब उसमें जाकर बैठ गए, ठीक है। 1914 की अगर हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहला इवेंट याद आता है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर के समय जो ज़ार था वो इनफेमस हो गया था। इनफेमस यानी फेमस हुआ लेकिन ख़राब चीज़ों के लिए, बदनामी हुई उसकी, ठीक है। कैसे बदनामी हुई? क्योंकि वो अपने एक बैड एडवाइज़र, ठीक है, एक उसके यहाँ एक बुरा मंत्री था, बुरा यानी सोच समझ खराब थी उसकी, उसका नाम था रासपुतिन, ठीक है। उसकी बातों में आकर ज़ार स्टेप्स लेता था और हमेशा वो स्टेप्स गलत हो जाते थे, ठीक है।
और साथ में वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ उसमें रशिया का बहुत ज़्यादा, सारी कंट्री का नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन रशिया को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। इंडस्ट्रीज जो थोड़ी बहुत चालू हो रही थी वो भी बंद होने लगी, फूड सप्लाई जो थी वो आर्मी के पास जाने लगी। क्यों? क्योंकि भाई अब सोल्जर्स को खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब तो देश की रक्षा करेंगे, राइट। और अगर उनको खिलाने के लिए यहाँ से मेन जो मासेस होती हैं, कॉमन पीपल के हाथ से छीन कर किसको खिलाया जा रहा था? आर्मी को, राइट। फूड शॉर्टेजेस होने लगी और फाइनली 22 फरवरी 1917 को पुटिलव आयरन वर्क्स के जो वर्कर्स थे, मतलब बाकी वर्कर्स जो थे, उन्होंने एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट क्या किया? प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। और ये जो 22 फेब थी, इसी समय एक चीज़ और हो रही थी जिसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, या जिसके कारण 22 फेब को इंटरनेशनल वुमेंस डे भी कहा गया। क्या? जब मेन लड़ाई कर रहे थे या आर्मी में लड़ रहे थे, तो यहाँ पर वुमेन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी अपनी फैमिली को फीड करने की, अपने बच्चों की देखरेख करने की, ठीक है। जिसके कारण जब वो फूड शॉर्टेजेस के कारण दुकानों पर जाती थी और उनको ब्रेड या जो भी खाना है वो नहीं मिलता था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी फॉर्म में आ गई थी, राइट। इसलिए यहाँ पर हम इंटरनेशनल वुमेंस डे की भी बात करते हैं, ठीक है। चलो, जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ने लग गए तो ज़ार ने क्या किया? कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू यानी लोगों का घर से निकलना बंद करा दिया, उनको कैद करना चालू कर दिया उनके घरों में, ठीक है। उस दिन लोग घर चले गए, ठीक है। लेकिन 24 और 25 फरवरी को लोग वापस आए, ठीक है। क्यों आए भाई वापस? क्योंकि उनका प्रोटेस्ट जो था वो ख़त्म नहीं हुआ था, उनकी डिमांड्स तो पूरी की गई नहीं थी, ठीक है। और अब उनके पास ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं था जिसके लिए वो डरे कि हमें प्रोटेस्ट नहीं करना है, राइट। थर्ड ड्यूमा जो है उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि असल में जो कंजर्वेटिव्स होते हैं थर्ड ड्यूमा में, वो भी ये ज़ार को सलाह देने लग जाते हैं कि जो वर्कर्स हैं या जो पीजेंट्स हैं वो सही बात कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा उनके हिसाब से स्टेप लेने चाहिए, राइट। जो कि बात ज़ार को अच्छी नहीं लगती तो ज़ार थर्ड ड्यूमा को भी क्या कर देते हैं? डिसमिस कर देते हैं। जब थर्ड ड्यूमा को डिसमिस करते हैं तो कंजर्वेटिव्स भी जाकर किसके साथ हाथ मिला लेते हैं? वर्कर्स के साथ, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद ज़ार जो होते हैं वो अपनी आर्मी को, पुलिस को बोलेंगे कि भाई इन लोगों के ऊपर फायरिंग करो, इन लोगों को अरेस्ट करो। और उनकी आर्मी और उनके पुलिस, ये सारे लोग भी ज़ार के अगेंस्ट जाकर किसको ज्वाइन करेंगे? प्रोटेस्टर्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये म्यूटिनी थी, यानी अपने जो सुपीरियर्स होते हैं उनकी आज्ञा ना मानना, उनके अगेंस्ट जाना, उसको म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है। और इन सारे लोगों ने, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सारे लोगों ने मिलकर बना ली पेट्रोग्राड सोवियत, इंक्लूडिंग दी कंजर्वेटिव्स, ठीक है। क्या बनाया? पेट्रोग्राड सोवियत। ज़ार जो है उसने अपनी जगह छोड़ दी और मोनार्की यहाँ पर ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ज़ार को कई सारे लोगों ने जाकर, इन्हीं कंजर्वेटिव्स लोगों ने जाकर समझाया कि देखो भाई, इज्जत सम्मान से अपनी जगह छोड़ के चले जाओ, अदरवाइज़ लोग अगर आए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ज़ार उनकी बात मानते हैं और वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब भाई लेनिन को पहले जेल भेज दिया गया था, ठीक है, मतलब बाहर भेज दिया था, देश से निकाल दिया गया था। तो लेनिन दोबारा आते हैं और एक नई थ्योरी के साथ आते हैं जिसका नाम था अप्रैल थीसिस, ठीक है। बेसिकली अप्रैल थीसिस एम क्या रखती थी? रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का, ठीक है। और उसमें उनकी 3 डिमांड्स थी। पहला तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ज़मीन को बांट देना चाहिए, ठीक है। नोबल्स के पास जो ज़्यादा है उसको छीन कर किसको बांट देना चाहिए? कॉमन पीजेंट्स को बांट देना चाहिए। बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए और वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब वर्ल्ड वॉर से जो है रशिया को वापस आ जाना चाहिए। बोल्शेविक्स, क्योंकि लेनिन हमने देखा था पहले भी बोल्शेविक्स का लीडर था, तो बोल्शेविक्स की पावर फिर से बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये डिमांड लोगों को सही लगती है, राइट। बोल्शेविक्स की पावर बढ़ती है तो किसकी पावर कम होगी? उन लोगों की जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स ने उस समय मिलकर क्या बना ली थी? एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, राइट। जैसे ही बोल्शेविक्स की पावर बढ़ती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पावर क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक है, या बोल्शेविक्स हमसे अब पावर को छीन लेंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में होने लगता है कॉन्फ्लिक्ट। अक्टूबर में, मतलब एक अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि वो अक्टूबर में था, 16 अक्टूबर 1917। लेनिन जो है वो फाइनली क्या करेगा? बोल्शेविक्स को और पेट्रोग्राड सोवियत को कन्विंस कर लेगा, ठीक है। किस बारे में? कि हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं, राइट। क्यों? और लोग क्यों इसकी बात मान रहे थे? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे कंजर्वेटिव्स, उन्होंने भले एक बार पेट्रोग्राड सोवियत को ज्वाइन किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग ज़ार के ही थे, राइट। और इन लोगों ने मिलकर बनाई एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, ठीक है। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करना चाहे इन्होंने? उससे पावर छीननी चाहिए, ठीक है। और ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई थी, इसका लीडर कौन था? लियो ट्रॉट्स्की। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना,
ठीक है। केरेंस्की प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था और लियो ट्रॉट्स्की कौन था, ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का लीडर, राइट। और 24 अक्टूबर को ये पावर ऑलरेडी छीन कर क्या करते हैं, बोल्शेविक्स की पावर को स्टैब्लिश कर लेते हैं, राइट। केरेंस्की जो है थोड़े हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब भाई बोल्शेविक्स जीत गए तो क्या होगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे बोल्शेविक पार्टी जो थी उसने अपना नाम बदल के क्या रख लिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लोगों को बोल दिया गया कि जाओ भाई नोबल्स की ज़मीन छीन लो और आपस में बांट लो, ठीक है। तो एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होगी। अभी नई यूनिफॉर्म आई, इलेक्शन हुए और बोल्शेविक्स हार गए, ठीक है। ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। अभी तक हमको लग रहा था कि बोल्शेविक्स जीत रहे सब कुछ बढ़िया चलेगा, नहीं, बोल्शेविक्स इलेक्शन कराते हैं और खुद ही हार जाते हैं, ठीक है। खुद हारने के बाद भी वो गवर्नमेंट बनाते हैं और एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में रखते हैं, क्रिटिसाइजर्स को चुप कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब एब्सोल्यूट पावर वो कैप्चर कर लेते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, कि भाई बोल्शेविक्स ही जो तो थे ना जो एब्सोल्यूट पावर मोनार्क के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। अब जब इनको इलेक्शन में वोट नहीं मिले हैं, मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो इनको हट जाना चाहिए, किसी और को चांस देना चाहिए। बट अब ये खुद क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर को ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है और सिविल वॉर लाइक कंडीशन चालू हो जाती है। सिविल वॉर किस किस के बीच में होने लग गया भाई, वाइट्स, ग्रीन्स और रेड। वाइट और ग्रीन जो थे वो एक तरफ थे और रेड्स दूसरी तरफ थे। रेड्स कौन थे, बोल्शेविक्स, ठीक है। कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, रेड आर्मी जैसे बोला जाए, ठीक है। ग्रीन्स कौन से, ग्रीन असल में सोशलिस्ट लोग ही थे लेकिन बोल्शेविक्स नहीं थे, मतलब मेंशेविक्स थे या वो लोग जो सोशलिज्म को अच्छा मानते थे लेकिन बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट थे, लेनिन के अगेंस्ट थे। और वाइट्स कौन थे, वाइट्स थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। चलो पॉलिसीज क्या क्या आई भाई, क्या चेंजेस हुए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आया, मतलब एक सेंट्रल पावर को होल्ड किया गया, वहीं से पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के बारे में डिसीजंस लिए गए। 5 ईयर प्लान्स आए ताकि इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा सा क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके, ठीक है। और पुअर वर्किंग कंडीशंस जो थी उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ तो दी गई, ठीक है, लेकिन वो इनसफिशिएंट थी, राइट। जैसे फैसिलिटीज़ मिली, स्कूल्स को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब थोड़ी और ज़्यादा उनका टाइम पीरियड इंक्रीज़ किया गया, ट्रेनिंग्स दी गई लोगों को, ठीक है। लिविंग क्वार्टर्स प्रोवाइड किए गए वर्कर्स को और चीप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स का एक्सेस दिया गया, लेकिन दैट वाज ऑल इनसफिशिएंट, ठीक है। स्टालिन आए 1923 में, तो लेनिन कहाँ गए, लेनिन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो लेनिन की डेथ होने के बाद स्टालिन आते हैं। असल में लेनिन और स्टालिन दोनों सोशलिस्ट ही होते हैं और एक समय पर दोनों एक साथ काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर दोनों की कुछ अनबन होती है जिसके चलते स्टालिन जो है वो अलग हो जाते हैं। जब लेनिन की डेथ होती है तब स्टालिन आते हैं 1923 में। स्टालिन आते हैं और देखते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टालिन कुछ कुछ रास्ते दिखाएंगे, ठीक है। कुलक्स जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने की बात होती है। कुलक्स कौन थे, कुलक्स बड़े फार्मर्स थे या बड़े लैंड ओनर्स जिनको हम कहेंगे, ठीक है। और इनको क्यों एलिमिनेट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये होर्डर्स थे, ये होर्ड करते थे सामान को, ठीक है। प्रोडक्शन तो होता था, ये उस सामान को होर्ड कर लेते थे, बाजार में निकालते नहीं थे तो क्या होता था, फूड शॉर्टेजेस होने लगती थी। शॉर्टेज होगी तो क्रॉप्स के या फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भुखमरी की जो कंडीशन है ग्रेन होते हुए भी मार्केट में बनने लग जाती थी, राइट। और छोटे फार्मर्स जो थे उनको नुकसान होता था। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी तो इनको समझ में आया कि भैया इतनी छोटी छोटी ज़मीन है कि इनको मॉडर्नाइज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज होगी, है ना। अब मेरे पास एक छोटी सी ज़मीन है, अब मैं उसको मॉडर्नाइज करने के लिए और अपनी जेब से खर्चा लगाऊं, लेकिन जितना भी खर्चा मैं लगा रही हूँ वो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस ज़मीन पर होने वाला प्रॉफिट उतना होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्टालिन बोले कि एक काम करो, छोटी छोटी ज़मीनों को जोड़कर बड़ी ज़मीन बनाओ, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग कराओ, कलेक्टिवाइजेशन कराओ और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करा दो, ठीक है। तो ये बोले कि स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स होने चाहिए, कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आए, कंबाइनिंग फार्मर्स लैंड, और बोला कि इनको मॉडर्नाइज करना ईजी होगा, ठीक है। और पर हेड मतलब पर फार्मर जो इनकम है या जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, होना चाहिए था। लेकिन समस्या थी, क्या समस्या थी, वो समय कलेक्टिवाइजेशन के लिए हम कहें एक तरीके से उतना प्रॉफिटेबल नहीं निकला,
बैड हार्वेस्ट हुए, कारण क्या था, फेमाइन हुआ तो डेथ हुई, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस के कारण बहुत ज़्यादा डेथ होने लगी और लोगों ने स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन पे क्वेश्चन उठाने चालू कर दिए कि आप कह रहे थे कि फूड शॉर्टेज की समस्या कलेक्टिवाइजेशन से दूर हो जाएगी, लेकिन क्यों नहीं हुई, राइट। तो उसके कुछ नेचुरल रीजंस भी थे। क्रिटिक्स जो थे, लेकिन अब स्टालिन तो स्टालिन है, इन्होंने क्या किया, जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कलेक्टिवाइजेशन को गलत कह रहे थे, उनको इन्होंने डिपोर्ट कराना चालू कर दिया कि अब इनको देश से अलग कराओ, दूसरी जगह इनको भेज दो, पनिशमेंट दे दो इनको, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि ये सारे लोग मिलकर सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सोशलिज्म के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि रशिया जो है या यूएसएसआर जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री बने, राइट। तो इस तरीके से सोशलिज्म हमें कहें एक तरीके से कि बहुत अच्छे से तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, और उसका कारण ये नहीं था कि सोशलिज्म कंसेप्ट गलत था, उसका कारण ये था कि वो समय सोशलिज्म को अच्छे से ग्रो नहीं होने देना चाह रहा था, ठीक है। जब एक तरफ कंट्री आपकी वर्ल्ड वॉर में जा रही है, ठीक है, खाने को नहीं है कोई भी चीज़, अगर उस समय आप सोशलिज्म का कंसेप्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ रशिया के केस में। हालांकि ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें रशियन रेवोल्यूशन का, ठीक है, तो एक बात समझ में आई लोगों को कि वर्कर स्टेट जो है उसके बनने की पॉसिबिलिटी है। वर्कर स्टेट्स मतलब यहाँ पर बात हम सोशलिज्म की ही कर रहे हैं, ठीक है। और एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा कि यूएसएसआर की जो एज ए सोशलिस्ट कंट्री एक इमेज बनी थी, उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठने लग गया, ठीक है। उसकी रेपुटेशन जो थी वो कम हुई। बट जैसे कि यहाँ से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट सोशलिज्म जो निकल कर आया, इसको बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ इंडिया। अगर आपने इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसको पढ़ा है तो उसमें एक शब्द सोशलिस्ट भी है, ठीक है, और उसको हमने बाद में ऐड किया है। मतलब हम सोशलिज्म के कंसेप्ट को समझते अच्छा हैं, ठीक है, हम उसको बनाना चाहते हैं क्योंकि एक तरीके से वो लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करा रहा है, राइट। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्री जो अपने आप को कहती है, आज एक कंट्री जो है हमारी जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती है, या कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया वो अपने आप में एक यूटोपिया है, ठीक है। उसका एकदम सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन और कैसे सोशलिज्म यूरोप में फैलता चला गया। भले वो रशिया में फेल हुआ, ठीक है, उतने जल्दी इमर्ज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप जिस स्पीड से इसको रिवाइज कर सकते थे, मतलब मैं करा सकती थी, मैंने करा दिया, राइट। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, दैट इज़ नाजिज्म। तो अगर आप चाहते हैं कि नाजिज्म का वीडियो भी जल्दी से अपलोड हो जाए तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूं तो इसके नीचे कमेंट में नोट्स लिख दें, आई विल शेयर दिस PDF विथ यू, राइट, ताकि आप जब चाहे इसको रिवाइज कर सकते हैं। So if you like the lecture, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Keep watching.